हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने जो है राउल्ट्स के नियम की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने कहा था मैं उसकी फॉर्म्स आपको बताऊंगी और राउल्ट्स नियम की। तो कल मैंने उतना बेटरली समझाया भी नहीं था, सारा एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं उसे कम्प्लीटली बताऊंगी क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ टर्म बताने थे। ठीक है, टर्म क्या बताने थे आपको? वेपर प्रेशर के बारे में बताना था, वाष्प दाब के बारे में बताना था। ठीक है, तो जो वाष्प दाब होता है, वैसे कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि क्या है। वाष्प के द्वारा लिक्विड की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, जनरली समझते नहीं होंगे। वो तो एक डेफिनेशन आपने पढ़ ली, रट ली, जो भी है। तो देखिए क्या है, समझिए। मान लीजिए एक वैसल है, एक बर्तन है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। कुछ पार्टिकल्स होंगे सतह पर, होंगे इसके कुछ अंदर होंगे। ठीक है, तो जो ये अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं इन्हें बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो बाहर वाले हैं मीन्स सरफेस वाले, तो इन्हें बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। इसके बाद देखिए क्या है, आप देखेंगे कि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं इन पर जो फोर्स लगेगा, या कह सकते हो जो ये बंधे हुए होंगे दूसरे मॉलिक्यूल से, वो चारों साइड से होंगे, ये भी ये भी ये भी। लेकिन जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वे ऊपर से तो फ्री होंगे, केवल नीचे से बंधे हुए होंगे। ठीक है, तो देखिए फोर्स किन पर ज़्यादा होगा, जो अंदर वाले हैं उन पर, ऊपर वालों पर कम होगा। ठीक है, तो सबसे लाइन आपको याद रखनी है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है उन पर जो फोर्स होगा कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल की तुलना में कम होगा। दूसरा, सरफेस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो ज़्यादा होगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तभी तो वो बल्क मॉलिक्यूल से बच के ये लड़कर आगे निकल गए, ऊपर पहुंच गए। ठीक है, जैसे क्लास में भी देखते हैं बच्चे लड़ झगड़ने वाले जो होते हैं वो आगे बैठ ही जाते हैं, सेम ऐसे ही क्या है, ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर चले गए। अब आप जनरली भी देख लीजिए, गिलास में पानी रख दीजिए, वो पानी जो है आपका धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है? क्योंकि वो वाष्प बन के पानी जो है उड़ जाता है उसमें से। क्यों उड़ते हैं सरफेस मॉलिक्यूल? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाष्प बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ वाष्पन की प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि वाष्प दाब वहीं तो डेवलप होगा जहाँ पर वाष्पन की क्रिया होगी, इंग्लिश में बोलते हैं इवापोरेशन। अब बात आती है वाष्प दाब की, तो यहाँ पे तो कोई वाष्प दाब लगा नहीं है। जैसा कि आप वाष्प दाब का मीन्स अगर समझे तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, लेकिन यहाँ पे तो वाष्प ने कहीं दाब नहीं लगाया। तो आप ये लाइन याद रखेंगे हमेशा कि ओपन कंटेनर, खुले बर्तन में कभी भी वाष्प दाब नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि खुले बर्तन में वाष्प दाब नहीं लगता है। अब लगेगा कहाँ पर, तो देखिए अगली कंडीशन देखिए आप, स्ट्रो में समझना आप। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक क्लोज्ड वेसल लिया गया है, बंद बर्तन लिया गया है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ये लिक्विड ए भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो वाष्प बन के जा रहे हैं, लेकिन ये बर्तन कैसा है, बंद है। तो बर्तन के बंद होने की वजह से जो मॉलिक्यूल वाष्प बने वो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, निकलेंगे नहीं। तो वो क्या करेंगे, जैसे इस बर्तन से टकराएंगे फिर से नीचे आएंगे, और नीचे आके इसकी सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जैसे प्रेशर कुकर काम करता है वो इसी तरीके से तो काम करता है कि सरफेस पर गए मॉलिक्यूल, जब बाहर बिल्कुल टाइट है बर्तन, वो तो मतलब खुला हुआ नहीं है, तो जो वेपर बनी है वो बाहर तो जा नहीं पाएगी, तो वो फिर से बैग आके क्या करेगी, लिक्विड की सरफेस पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर को ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, आप बोतल में भी देखते हैं, आपने पानी रख दिया बोतल में तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको जो है बोतल की साइडों में लगा दिखाई देता है ना, भाप जैसी लगाई देती, जैसे गैस दिखाई देती है वो, और बूंदे बूंदे भी होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वेपर ही होती है, तो इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर।
दूसरा जो वो बूंद बन जाती है बोतल में, आप देखते हो ना जगह जगह बूंद बन जाती है, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन, संघनन, मतलब भाप बनी और फिर वो ठंडी हुई तो उससे क्या होता है, संघनन। तो एक बंद बोतल के अंदर दोनों ही प्रोसेस चलती हैं, इवापोरेशन की भी और कंडेंसेशन की भी, बाष्पन की भी और संघनन की भी। ठीक है, तो बंद बोतल के अंदर जो है आपकी दोनों प्रोसेस चलती हैं और दोनों ही क्या होती है, इक्विलिब्रियम में चलती हैं। इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड भी रहेगा और भाप भी रहेगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि क्लोज्ड वेसल के अंदर ही वेपर प्रेशर लगता है। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं राउल्ट्स का लॉ। तो देखिए हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और वो सॉल्यूशन दो लिक्विड का है, एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, और दोनों ही क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड कैसे हैं, बाष्पशील, वोलेटाइल, दोनों ही बाष्पित होने वाले हैं। तो एक सॉल्यूशन हमने लिया, एक ए है और एक बी है। तो जो लिक्विड ज़्यादा मात्रा में है उसे सोलवेंट कहेंगे, जो कम मात्रा में है उसे सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, तो हमने सोलवेंट को ए से रिप्रेजेंट किया और सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया, और दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है, मतलब बाष्पशील है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहना, सॉल्यूशन आपका लिक्विड लिक्विड का भी बनता है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड ठोस का ही बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, सोल्यूट ए लिया और सोल्यूट बी लिया और सोलवेंट ए लिया, दोनों ही लिक्विड है। लिक्विड कैसे है, बाष्पशील। अब देखिए हमने क्या किया, सोलवेंट ए, एक क्लोज्ड वेसल लिया, उसके अंदर हमने उसे भर दिया, बंद है बिल्कुल। ऐसे ही बी लिया। ठीक है, बाष्पन की क्रिया होगी, वेपर बनेगी। ठीक है, बाष्प दाब भी लगेगा, बनेगा। तो इस वेसल के अंदर जो बाष्प दाब लगेगा वो किसकी वजह से होगा, केवल ए मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि ए ही मॉलिक्यूल है इसके अंदर। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नोट ए। इस नोट का मतलब समझिए, नोट का मतलब है यहाँ पर प्योरिटी से। प्योरिटी मतलब कि इस वेसल के अंदर जो है केवल और केवल जो बाष्प दाब है वो किसकी वजह से लग रहा है, ए कंपोनेंट की वजह से, इसलिए इसे नोट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सेम वैसे ही इस कंटेनर के अंदर जो है वो होगा आपका पी नोट बी, क्योंकि केवल बी कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, पी नोट ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पी नोट बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। अब क्या किया हमने, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन बन गया तो इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे, बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। बाष्प तो तब भी बन रही होगी, यहाँ पर जो बाष्प बनी थी वो केवल ए की वजह से बनी थी, इस वाले में जो बाष्प बनी थी वो केवल बी की वजह से बनी थी, लेकिन यहाँ पे जो बनेगी वो दोनों ए बी की वजह से ही बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए जो प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था और जो प्योर बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था, इन दोनों का मिक्स करने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों से कम होगा, प्योर फॉर्म से कम होगा। कम क्यों होगा, देखिए यहाँ पर जो प्योर ए था प्योर बी था, यहाँ तो केवल प्योर ए था, यहाँ पर प्योर बी था, लेकिन इसके अंदर दोनों ही हैं। तो कहना चाहिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि क्राउडिंग, भीड़ भाड़ बढ़ गई। उस भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से होता क्या है वेपर प्रेशर का, कि मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह छोड़ कर जाते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर जब भीड़ भाड़ बढ़ गई तो जो मॉलिक्यूल जाएंगे वो इसकी कंपैरिजन में और इसकी कंपैरिजन में कम जा पाएंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा दोनों की वजह से, प्योर ए की वजह से भी और प्योर बी की वजह से भी, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम बनेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसलिए इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जब आपने कंपोनेंट ए और बी को आपस में मिला दिया और उसे मिलाने के बाद जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेशर जो है प्योर फॉर्म से कम होता है। ठीक है, और जो एक राउल्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या एक रूल दिया इसके लिए। ठीक है, उस रूल को क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। क्या रूल दिया उन्होंने, देखिए, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब कहने का यह है कि एक बिलियन है, उस बिलियन में प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक घटक का आंशिक बाष्प दाब जो है उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब
जितना उसकी मात्रा है, जितना उसका फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब कैसे लिख सकते हैं, जो पार्शियल प्रेशर है हम उसे डिनोट कर रहे हैं पी ए से। किसके समानुपाती है, अवयव ए के मोल भिन्न के। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर जो बी का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी के। ठीक है, और यही जो है राउल्ट्स का नियम है। समझ गए? ठीक है, अब क्या है देखिए, पहले इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। अब देखिए, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल भिन्न के समानुपाती है। ऐसे ही पीबी। और अगर हमें मोल भिन्न लिखनी है एक्स ए की, मोल फ्रैक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स ए बराबर एन ए, मतलब ए के मोल अपॉन टोटल मोल अपोल एन बी। सेम ऐसे ही अगर हमें बी का लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी के मोल अपॉन टोटल सॉल्यूशन के मोल। यही तो था, कल ही पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हुआ। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि किसी भी सॉल्यूशन में या मिश्रण देख लो, किसी में भी जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। क्यों होता है 1? क्योंकि मान लीजिए आपका सॉल्यूशन तो 100% ही होता है, 1 होता है। इस 1 में से कुछ हिस्सा एक्स ए का होगा, कुछ हिस्सा एक्स बी का होगा। मान लो 3 हिस्से एक्स ए के हैं, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से किसके हैं, एक्स ए के। तो 1 हिस्सा किसका बचा, बी का। ठीक है, मतलब पूरा सॉल्यूशन तो आपका एक ही होगा ना, पार्ट भले ही अलग अलग हो, उसके एक्स ए अलग हो, एक्स बी अलग हो। और अगर इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4, तो कितना आ जाएगा 1। तो आपको याद रखना है कि पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। उस 1 में से ही आधा हिस्सा सोलवेंट का होता है और आधा हिस्सा सोल्यूट का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है, डाल्टन का नियम आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। डाल्टन ने क्या बताया था कि कोई विलयन है या कोई भी मिश्रण है, उसमें जो टोटल, उस मिश्रण का टोटल पार्शियल प्रेशर होगा उसमें उपस्थित अवयवों के वाष्प दाब के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्यूशन का निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, चलो सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करते हैं पीएस। पीएस का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी, इसी के तो इक्वल होगा। ठीक है, और पी ए किसके इक्वल होगा, समानुपाती है एक्स ए के, पी बी किसके समानुपाती है, एक्स बी के। अभी इसमें पी नोट ए भी लाना है हमें, कैसे लाएंगे देखिए। हम क्या करते हैं, इनका साइन, ये जो है समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, पी ए बराबर के और एक्स ए। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप कि सॉल्यूशन जो है केवल कंपोनेंट ए का है। अगर कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन है तो जो एक्स बी है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जो आपका पी ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन को तो हम 1 मानते हैं, मतलब एक्स ए के बराबर हम 1 रखेंगे, क्योंकि जब पूरा ही एक्स ए है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो के। ठीक है, और प्योर सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नोट से रिप्रेजेंट करते हैं प्योर को। ठीक है, जब अगर प्योर कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन है तो हम उस सॉल्यूशन के जो पार्शियल प्रेशर है उसे क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नोट ए से। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू पी नोट ए की वैल्यू के की जगह रख दो। यहाँ पे देखिए हम क्या रखते हैं, पी ए, के था हमारा यहाँ पे और यहाँ पे था एक्स ए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, पी ए बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए। सेम ऐसे बी की कंडीशन में भी कर सकते हैं, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। अब टोटल सॉल्यूशन का अगर निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये आपका आ गया टोटल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब।
ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था राउल्ट के नियम का। अभी इसकी कुछ और फॉर्म है, 2-3 डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ कौन